वेलकम बैक नाज़रीन, स्पेशल रात मैचिंग का सिलसिला जारी है। यौम दफ़ा के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं रिजवान जैदी साहब और शौकत पोपलज़ई साहब। रिजवान साहब, जैसे कि आप गुफ्तगू में ये बता रहे थे कि पाकिस्तान के बयानिए को राइज करना चाहिए, तो यहाँ पे जो दीगर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, अब बात कर लेते हैं कुछ पार्लियामेंट के हवाले से, अब वो एक हो गई हैं। पहले एक दूसरे के बारे में बहुत बातें करते रहे हैं, मुग़ल्लज़ात की जो हैं वो बोलते रहे हैं और तरह तरह की बातें होती रही हैं, अब एक साथ हो गए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये देख लिया जाए तो हमें बैरूनी ताकतों का भी सामना है, तो उसके लिए हमें यकज़बान नहीं होना चाहिए। देखिए, अब वही बात है कि वो सियासत को लोग सियासत भी कहते हैं, ठीक है, कि जो 7 सियाह काम है उसको मिलाएं तो सियासत होती है। देखिए, एक अलग डिबेट हो जाएगी कि सियासत है कि सियासत है। बात क्या है कि आप जितनी भी सियासत करें उसमें हासिल जमा ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की तरक्की कितनी है। हम तवातुर से देख रहे हैं और आप खुद देख लें कि पार्लियामेंट हाउस में अगर कोई शख्स चप्पलें पहन के आ रहा था और कुछ अरसे में वो अगर वीगो में नहीं आया या तो वीगो में आ गया या वीगो में ले जाया गया, तो पता चल जाएगा ना आपको सिलसिला क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें इससे बाहर निकलकर सोचना चाहिए कि ठीक है, जमहूरी जो जमहूरी अक़दार है, हम जमहूरी अदवार की तो बात करते हैं, हम जमहूरी अक़दार की पासदारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ये फिर एक दूसरी तरफ, आप किसी भी हैसियत में हो, आपने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ किया है, अगर कुछ नहीं किया तो क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बस हमने इस चीज़ को राइज करना है कि हम वो जो पाकिस्तानी बयानी की जिस तरह बात कर रहे हैं, तो सियासत की चपकरिश, और अगर किसी का ज़िंदगी का मतमा नज़र ही सिर्फ इक़्तिदार को हासिल करना है और क्या मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो पाकिस्तान की कोशिश तो यही रहती है ना। फिर ये तो देखिए, जिस तरह मौजूदा हाकिम वक्त ने भी एक बात कही ना कि हम माफियाज के दरमियान घिरे हुए हैं, तो जब तक अगर पाकिस्तानी बयानिया मजबूत होता जाएगा तो ये माफिया अस खुद दम तोड़ती चली जाएंगी। शौकत साहब, सियासी जमातों का क्या किरदार होना चाहिए इस तरह के दिनों के हवाले से? मैं 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट अर्ज़ करना चाहूँगा। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपना कौम का जज्बा रखने के लिए आपको एजुकेशन जो है उसमें इसको बड़ा पार्ट ऑफ सिलेबस इसको स्ट्रॉन्ग वे में डालना चाहिए, ताकि आपकी आने वाली नस्लों को इसके बारे में पूरी आगाही हो और आपका जज्बा उसी तरह यंग जनरेशन में बढ़े, ताकि वो जब मेच्योर हों और एक्टिव लाइफ में जाएं तो उनके जहन में मुल्क का जज्बा जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। सेकेंडली, पॉलिटिकल पार्टीज़, और उसके साथ मैं ऐड करूँगा मीडिया, ये बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ रेवोल्यूशनाइज हो गई। रेवोल्यूशन जो आया मीडिया का, उसने सब चीज़ों को चेंज कर दिया। तो इन दोनों को मिलके एक काम ज़रूर करना है जो कौम का खुद ब खुद जज्बा बढ़ाएगी और कौम में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, वो है इकोनॉमिक। मीडिया हमेशा कोशिश करता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मीडिया जो तनकीद का निशाना बना रहता है। जब किसी की कोई बरसी आती है, किसी की कोई सालगिरह आती है, मीडिया को याद रहता है और मीडिया याद दिलाता भी रहता है। अब ये 6 सितंबर की बात है, ये भी मीडिया उजागर करता है। 14 अगस्त की बात होती है, वो भी मीडिया उजागर करता है। लेकिन सियासी जमातों को किस हद तक किरदार अदा करना चाहिए, ये मेरा सवाल है आपसे। नहीं, देखिए, सियासी जमात को आप माशाल्लाह प्लेटफॉर्म आप भी उन्हीं को ही देते हैं और आप के थ्रू ही वो अच्छी बुरी बातें कहते हैं, ये तो समझने वाली बात है। मैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट अर्ज करने लगा था, जो हमने बैक सीट पे रखी हुई है, उसमें आम शहरी और सियासी पार्टी सब जिम्मेदार है। जब तक आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी राइट डायरेक्शन में, आप किसी चीज को अपना मोरल हाई नहीं कर सकते। जब तक आप खुश नहीं होंगे, आम आदमी खुश नहीं होगा, तो अपने मुल्क के लिए कैसे जान देने को तैयार होगा? सही बात है। ये चीज आपको करनी होगी और ये सियासी पार्टियों से हटके ये चीज होगी। अगर मैं जाती तौर पे, अगर मैं अपनी डायरेक्शन या अपने बच्चों को डायरेक्शन मैं सियासी पार्टी बेसिस पे दूंगा, तो शायद वो मेरे लिए, देखिए ना, अगर इलेक्शन कैंपेन होगी तो फिर तो पैसा भी खर्चा होगा, स्टेज भी लगेगा, पंडाल भी सजेगा, नाच गाना भी होगा, सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब इस तरह के इवेंट्स आते हैं, इस तरह के दिन आते हैं, तो फिर इवेंट्स नहीं किए जाते सियासी जमातों की जानिब से। तो आप ये नहीं समझते कि ग्राउंड इवेंट्स होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, फिर बताना चाहिए? देखिए, एक तो चीज़ है कि आप रस्म पूरी कर रहे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर, क्योंकि हम सबका ताल्लुक भी मीडिया से है और हमें इस बात की, इस हकीकत का भी एतराफ़ भी करना चाहिए, इदराक भी होना चाहिए कि आप चैनल की स्क्रीन देख के बता सकते हैं कि ये किसके मौक़िफ़ की तायद कर रहा है, ये अपोजिशन के मौक़िफ़ की तायद कर रहा है या हुकूमती मौक़िफ़ की तायद कर रहा है। स्क्रीन क्लियर है ना सबकी। आप सहाफ़ियों की लिखाई से अंदाज़ा कर लेते हैं कि ये किसके मौक़िफ़ की तायद कर रहा हो, किसके नहीं कर रहा। ये एक अलग डिबेट हो जाएगी। अगर मकसद सिर्फ ये हो कि एक सियासी जमात 6 सितंबर को एक केक
کاٹنے کی رسم پوری کرو اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ, تو یہ رسم نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی بات ہے, یہ رسم ہم نے صرف نا ہم ایونٹ بیس چلے گئے, ہم نے اوکیجنلی دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ جو میں ایک مستقل بات کر رہا ہوں, کیک بھی تو نہیں کاٹ رہا نا ویسے. پہلی بات ہے تو کیک کاٹنے کی جو رسم ہے اس کو پورا کیجئے, لیکن خدا کے واسطے مملکت خداداد کا پرچم بنا کر اس کیک کو نہ کاٹیے. اس جہالت کو ختم ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں تو نعوذ باللہ وہ کعبے کی طرح سے حج کر کے آتے ہیں تو وہ کعبے کی شبیہ کا کیک بنوا کے اس پہ چھری چلا جاتے ہیں. یہ عقیدت کو مجروح کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. تو صرف کیک کاٹنے سے نہیں, اپنی انا کے اس کیک کو کاٹیے جو پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے. اور دیکھیں بحیثیت ایک میڈیا, جو میں اصلاحات کے تسلسل کی بات کر رہا ہوں, کہ اس میڈیا پہ بھی ہم سب میڈیا کے لوگ ہیں کہ ہم بھی ایک صرف ایونٹ کی حد تک رہ جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے کہ آج ہم نے کیمپ گاڑا 6 ستمبر کا, بہت اچھا کیا, ہم نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا, لیکن ہم 10ویں دن بھول جائیں گے کہ ابھی ہم 6 ستمبر گزار کے گئے. تو ایونٹ بیس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج 20 مرے, نہیں کل 50 مرے تھے, خبر بڑی نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ جو ایک رجحان بن گیا, یہ عمومی رجحان ہے, ریفلیکشن ہے نا, جو سوسائٹی, جو سوشل میڈیا, جو واٹس ایپ کے گروپس پر ساری چیزیں چل رہی ہیں, تو جو 5th جنریشن وار ہے, یہ سب اسی امبریلا کے انڈر آ رہا ہے. تو ہمیں ہر جگہ پر جو ہے نا بند باندھ. لیکن دیکھیں اگر آپ میڈیا کے اوپر اگر بات کریں تو ہم لوگ یاد رکھتے ہیں ان لوگوں کو. اگر ایم عالم کی فیملی سے میں خود کوآرڈینیٹ کرتا رہا, میں نے کوشش کی بات کرنے کی. راشد بناس کی فیملی سے میں نے خود بات کی کہ اس شو پہ میں انوائٹ کروں, ان کی فیملی میں سے کسی کو میں خود کوشش کروں بات کرنے کی. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے. یہ لوگ جاتے ہیں ان کے گھروں میں جا کے دیکھتے ہیں. ایم عالم نے اس کے بعد 40 سیکنڈ کے اندر 5 طیارے گرائے تھے, لیکن اس کے بعد وہ کس فلیٹ میں رہ رہے تھے, کیا پشتانے حال تھا, کسی نے پوچھا؟ سیاسی جماعتوں کی اگر بات کر لی جائے, حکومت کی اگر بات کر لی جائے, حکومت کی جانب سے اس طرح سے وہ ذرا سا پھر وہ مطلب قطع و برید کے معاملات زیادہ آ جائیں گے. صرف اور صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں. اگین وہی بات آ جاتی ہے نا کہ کسی, میں دیکھیں میرے سر پر جو حاکم ہے وہ تو اس وقت میرا حاکم ہے نا, اور وہ میرے سر پر قرضہ لے گا جس کے قصے میں ہی بعد میں بھرتا رہوں گا. اب اگر وہ شخص جب اترتا ہے سیٹ سے اور مجھے پتا چلتا ہے یہی چیٹر تھا, تو میں کہاں جاؤں؟ اصل میں پھر جمہوری نظام کو دیکھنا پڑے گا. ایک چھوٹی سی کیلکولیشن ہے کہ جمہوریت, پہلے آپ کے یہاں جو ووٹرز کا ووٹنگ کا تناسب ہے کتنے فیصد ہے؟ 30%. اب اگر آپ کسی امتحان میں 30% نمبر لیتے ہیں تو آپ یہ اچھے نمبروں سے پاس ہوئے, برے نمبروں سے پاس ہوئے, 30% آپ کا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے. یہ بھی بہت زیادہ. اس کا مطلب ہے 70% نے اس سسٹم کو مسترد کر دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے الیکشن کا عدم قرار دے دینے چاہیے. پھر دوسری بات, اگر کسی حلقے سے ایک امیدوار 50,000 ووٹ لے کے جیتتا ہے, اس کے جو سیکنڈ آتا ہے وہ لیتا ہے 40,000, تھرڈ آتا ہے 30,000, 70,000 ووٹ تو اس کے حلقے میں اس کے مخالف پڑے میں, لیکن وہ سنگل میجورٹی کے اوپر سیٹ لے کر آیا تھا. پھر تو نظام کے اوپر بات آ جائے گی, ایک ڈفرنٹ ہم چلے جائیں گے کہ ہم کوئی شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر والی بات. میرے سوال کا جواب نہیں ہے سردار صاحب آپ سے نا, اس سیاسی جماعتوں کا رول ویسے ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں یہ بیلنس نہیں ہے. میں اس کو بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں کہ ہمارے ملک میں بیلنس نہیں ہے. دیکھیں سیاسی جماعت ہمارے رابطے میں اس وقت آتی جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے. نارملی آپ ان کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں, اس کا برا نہیں منائے گا. ابھی پبلک اوپینین آپ ڈیولپ کرتے ہیں. سیاستدان اپنی ایک ذمہ داری جو ہے, اگر آپ پورے 2 سال کی, ابھی اس گورنمنٹ نے 2 سال پورے کیے اسمبلی نے, اگر آپ اس کی رپورٹ پڑھ لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی لیجسلیشن کی, کتنی دفعہ آپس میں جھگڑا. تو نیشنل انٹرسٹ کی جہاں بات آئے گی وہ ہمارے ملک میں ایک بڑی پرابلمیٹک ہے کہ وہ کنٹروورسی بن جاتی ہے. کنٹروورسی میں پھر مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے, بجٹ آتا ہے اس میں ایشو ہو جاتے ہیں. تو پبلک اوپینین آپ نے ڈیولپ کرنی ہے, اس کو اڈاپٹ لیجسلیٹرز نے کرنا ہے ڈیورنگ دی انٹرم ٹائم. الیکشن سے نیکسٹ الیکشن تک جو ٹائم ہے وہ آپ کے ہاتھ میں, ان کے ہاتھ میں ہے کہ ان کو لیجسلیشنز کرنی ہے نیشنل اسمبلی, سینٹ اور پروونشل اسمبلی میں. وہ یہ اپنی ذمہ داریاں کہاں تک پوری کرتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے رضوان زیدی صاحب, اور ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے سردار شوکت پوپلزئی صاحب. آپ دونوں نے ہمیں وقت دیا. اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے, یہاں پہ وقت ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.
दाता की नगरी की रौनकों पर अपनी जान लुटाकर दास्तान शुजात रकम करने वाले मेजर राजा अजीज भट्टी हांगकांग में पैदा हुए। वालिद मोहम्मद अब्दुल्ला खान भट्टी। अजीज भट्टी का आबाई घर जिला गुजरात के एक गांव लादिया में आज भी वाक़ है। इब्तदाई तालीम हांगकांग में ही हासिल की। पाक फ़ज़ाइये में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन 1948 पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल से वाबस्ता हो गए। यूं इनका पाक आर्मी के साथ तवील सफ़र शुरू हुआ। पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बने। फौजी तरबियत में आला कारकर्दगी की बिना पर आपको तरबियत की आला तरीन इनाम एजाज़ी शमशीर यानी सोर्ड ऑफ ऑनर के लिए मुंतखब किया गया। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। 4 फरवरी 1950 के दिन राजा अजीज भट्टी को शमशीर कायद आज़म के दस्त रास्त और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान के हाथों मिलने का भी एजाज़ हासिल हुआ। रनकश में करारी शिकस्त के बाद हिंदुस्तान के लीडर और फौजी कमांडर में परेशानी पाई जाती थी। भारतीय वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री अपने पसंद के महाज खोलने की धमकियां दे रहे थे। इसी पस मंजर में 65 की जंग का आगाज हुआ। जंग 65 एक कमजोर दुश्मन की वारदात थी। 5 और 6 की दरमियानी शब बिना ऐलान जंग एक छोटे मुल्क की सरहदों को पामाल करना किस उसूल की बात थी। दुश्मन फौज के जनरल का ख्याल था 3 अतराफ से लाहौर पर हमला करने से शाम तक लाहौर फतह हो जाएगा और लाहौर जेम खान में जाम टकरा कर फतेह की खुशी मनाई जाएगी। अर्ज पाक के दिलेर सिपाही सोए हुए जरूर थे पर गाफिल हरगिज न थे। दुश्मन लाहौर फतह करने के इरादे से मैदान में आ चुका था। गोलाबारी और गोलियों की तरतराहट से फजा गूंज रही थी। इधर पाकिस्तानी सरहदों पर मुतय्यन फौजी दस्तों ने वायरलेस पर अटैक इम्पल्स का पैगाम रवाना किया, यानी दुश्मन ने हमला कर दिया है। गोया वतन अजीज अपने जांबाजों को पुकार रहा था। वतन की पुकार पर लब्बैक कहने वालों में अजीज भट्टी भी मैदान कारजार में आ चुके थे। दुश्मन की हमला 4 डिवीजन आवर सिपाह को तोपों और टैंकों की इमदाद हासिल थी। हमला आवर फौज का कमांडर लाहौर को फतह करने के लिए जश्न का ख्वाब लिए अपने फौज को जंग में झोंकने के लिए ले आया था। दुश्मन के हमलों की शिद्दत बार बार इजाफा होता जा रहा था। 5 दिन और 4 रातों से मुसलसल जागते रहने वाले अजीज भट्टी की अज़म पर दुश्मन के टैंकों और तोपों की गोलाबारी का फर्क नहीं पड़ रहा था। हकीकत ये थी, यहाँ एक कंपनी और इसका दिलेर कायद दुश्मन के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा था। पाकिस्तानी ब्रिगेड कमांडर ने मेजर राजा अजीज भट्टी को वायरलेस पर पैगाम भेजा कि कुछ वक्त के लिए पीछे आ जाओ और आराम करके वापस चले जाना। जिस पर मेजर अजीज भट्टी ने कहा, सर मुझे मेरे सिपाहियों के दरमियान रहने दें, मैं दुश्मन की चालों को समझ चुका हूँ। पाकिस्तानी हिकमत अमली के मुताबिक अब पाकिस्तान ने BRB की मगरबी किनारे पर अपनी पोजीशन लेनी थी। जब तमाम तर कंपनी BRB मगरबी किनारे पर आ गई तो अजीज भट्टी भी अपने साथियों के हमरा BRB नहर की मगरबी किनारे पर आ गए। दुश्मन बार बार सर तोड़ हमले करता रहा। मेजर साहब अपने तोपखाने की ठीक ठीक निशानदेही करके दुश्मन की तबाही का सामान करते रहे। मेजर राजा अजीज भट्टी 6 दिन और 5 रातों से मुसलसल जाग रहे थे, मगर उनका अज़्म दुश्मन के हर हमले के बाद कवी से कवी तर होता जा रहा था। 12 सितंबर 1965 को दुश्मन के टैंक आते देखकर अपने मोर्चे से बाहर आकर खड़े हो गए। सिपाहियों ने इसरार किया, सर आप अंदर आ जाएं, मगर अजीज भट्टी ने कहा, दुश्मन मोर्चे से साफ नजर नहीं आता। दुश्मन के टैंक खुसरो के हाथियों की तरह आगे बढ़ रहे थे। मेजर अजीज भट्टी ने नक्शा हाथ में उठाकर पाकिस्तानी तोपखाने की रहनुमाई का फरीजा अपनी जान खतरे में डालकर अंजाम देने लगे। लेकिन आपका यूं आया होकर दुश्मन के टैंकों को निशाना बनवाना बड़ा जल्द ही दुश्मन पर वाज़ेह हो गया। दुश्मन की टैंक का एक गोला आपके दाहिने कंधे पर आ लगा। यूं शेर सिफत राजा अजीज भट्टी ने अपने खून से वतन की दिफा में एक नया बाब रकम किया। फील्ड मार्शल अयूब खान ने आपको निशाने हैदर देने का ऐलान किया, जो मेजर राजा अजीज भट्टी की बेवा ने वसूल किया।